गोट फार्मिंग पाकिस्तान और इंडिया में नाकाम क्यों हुई है। जो ज़्यादा अमीर तबका है, ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट रखने वाले लोग हैं, वो बाकी बिजनेस तो करते हैं, पोल्ट्री फार्म बना लेते हैं, फ़िश फार्म बना लेते हैं, डेयरी फार्म बना लेते हैं, लेकिन गोट फार्मिंग क्यों नहीं करते। इसके बाद गोट फार्मिंग में जो नए लोग आते हैं, नए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अक्सर नाकाम क्यों होते हैं, उनकी नाकामी की वजूहात क्या हैं। आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। सवाल ये पूछा गया है कि गोट फार्मिंग एज ए लार्ज बिजनेस नाकाम क्यों हुई है। जब हम इसका मुआवजा करें पोल्ट्री सेक्टर के साथ, ठीक है, डेयरी सेक्टर के साथ, फिश फार्मिंग के साथ, तो बड़े लोग जो हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट गोट फार्मिंग में क्यों नहीं करते, बाकी जो फार्मिंग है उनमें इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। उसके बाद जो नए आने वाले लोग हैं वो किन वजूहात की बिना पे नाकाम होते हैं, तो उसके 11 पॉइंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो लोग गोट फार्मिंग करते हैं वो किस तरह नाकाम होते हैं और वो कामयाब किस तरह हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम मुआवजा करें रेट का, जिस तरह पोल्ट्री है, चिकन, तो इसका रेट 500, 600, 700 इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कभी 400 पे भी आ जाता है और मैक्सिमम जाता है तो 600, 650 तक। मुख्तलिफ इलाकों में 150 ऊपर नीचे हो सकता है। इसका रेट मतलब कम है। फिश की अगर बात करें, मछली की, तो उसका रेट भी 550, 600, 700 यहीं से स्टार्ट होता है। महंगी से महंगी फिर मछली भी 1000 तक चली जाती है फ़ी किलो के हिसाब से, तो इसका रेट भी कम है। उसके बाद अगर हम कट्टे की बात करें, बड़े गोश्त की, बीफ की बात करें, तो उसका रेट भी 800 से 900 तक, यहाँ तक 1000 से नीचे नीचे ही घूमता रहता है। इन सब चीज़ों का जब हम मुवाजना करते हैं गोट के साथ, बकरे के गोश्त के साथ, मटन के साथ, तो उसका रेट 2500, 2200, 2500, 2600 यहाँ तक जाता है। अब जिस चीज़ का रेट ज़्यादा होगा उसकी डिमांड उतनी ही कम होगी। जो चिकन है उसका यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से कम रेट होने की वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा है। गरीब से गरीब बंदा भी, मुतवाज़न तबके वाला बंदा भी, अमीर बंदा भी, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मामला जिनके चल रहे होते हैं, तो वो सारे ही इसके जो यूज़र हैं, इस्तेमाल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। शादी ब्याह के मौके पर भी ये इस्तेमाल होता है, आम घरों में भी खाने में ये इस्तेमाल होता है, पुलाव में भी यही लोग इस्तेमाल करते हैं। मरीज़ जो लोग हैं वो भी यही इस्तेमाल करते हैं और रेट भी इसका कम है। अगर हम इसकी बात करें कि खाली चिकन का जो गोश्त है उसके अलावा जो बाकी इसके आर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल कलेजी हो गई, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ये भी इस्तेमाल होती हैं, तो ये भी गोश्त का हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो जो लोग साफ़ सुथरा जो गोश्त है वो इस्तेमाल अगर नहीं भी कर पाते तो वो कलेजी वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, और तो और इसके पंजे भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी ज़ाया नहीं होते, और जो पर हैं वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, वो भी ज़ाया नहीं होते। तो इसका रेट कम है, इस वजह से इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जो मछली है उसका रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम मटन के मुकाबले में मुवाजना करें, मटन का रेट ज़्यादा है, 2500-2600 तक, मुख्तलिफ एरियाज़ में 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चिकन का रेट 500-600 तक, कोई 4-5 गुना का फ़र्क है चिकन का। और मछली का जो है वो फ़र्क है 500, 600, 700 यहाँ तक स्टार्ट होती है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है अगर हम इसका मुवाजना, मछली का मुवाजना बकरे के साथ करें। उसके बाद मटन की बात करें तो मटन का भी जो गोश्त है वो भी काबिल अफोर्ड है, लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई चिकन यूज़ नहीं करता तो वो बीफ पे चला जाता है, लेकिन जो मटन है वो काबिल अफोर्ड नहीं है, उसकी डिमांड वो सिर्फ अमीर तबका जो है वही यूज़ करता है। अगर आप एक मार्केट में जाएं, ठीक है, तो आपको दूध वाली जो दुकानें हैं वो बेशुमार मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डेयरी जो है, डेयरी फार्मिंग, उस पर दूध भी मुनाफा देता है और साथ साथ गोश्त भी मुनाफा देता है। तो डेयरी फार्मिंग अमीर तबका कर लेता है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो इस वजह से डेयरी फार्मिंग करते हैं क्योंकि उसकी दूध भी डिमांड है। हर गली में, हर कोने में आपको दुकानें मिलेंगी जहाँ पे दूध और दही भी सेल हो रहा है। चाय का मुसलसल यूज़ होता है पाकिस्तान में, इंडिया में चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उसमें भी दूध इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से एक तो इसके गोश्त की, बीफ की मैं बात कर रहा हूँ, इसके गोश्त की कीमत भी कम है बकरे के मुकाबले में, और दूसरा इसका दूध भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो
इस वजह से इसका बड़े लोग जो हैं इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ये वाली फार्मिंग करते हैं, इसमें मुनाफा ज़्यादा होता है। मछली की बात हो गई कि उसका भी रेट कम है, चिकन की बात हो गई कि उसका भी रेट कम है, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर बंदा काबिल अफोर्ड है, इस्तेमाल करता है। लेकिन बकरा जो है, बकरा फार्मिंग अब ना तो दूध की मार्केट है पाकिस्तान इंडिया के अंदर इसकी, ना ही इसकी दूध की चीज़ की, इसकी जो दूध की बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी मार्केट नहीं है। तो सिर्फ गोश्त की मार्केट है, उसका भी रेट ज़्यादा होने की वजह से उसकी डिमांड कम होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसकी डिमांड उस वक्त बढ़ती है जब ख़ास तौर पे ईद का मौका होता है, तो तब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, शौक वाले लोग भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस वक्त भी लोग ये देख रहे होते हैं कि चूँकि गाय और भैंस की कुर्बानी के साथ हिस्से होते हैं, तो जो मुतवसत तबका होता है वो ये देख रहा होता है कि हम अगर कहीं हिस्सा डाल लें तो गोश्त भी बड़े जानवर का ज़्यादा आ जाएगा और पैसे भी कम भरने पड़ेंगे। तो बेसिकली बात यह है कि इसका रेट ज़्यादा है, इस वजह से जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो इस तरह समझदारी का मुजाहरा करते हैं, वो चिकन फार्मिंग कर लेते हैं, बीफ फार्मिंग कर लेते हैं, डेयरी फार्मिंग कर लेते हैं, फ़िश फार्मिंग कर लेते हैं, लेकिन वो गोट फार्मिंग की तरफ बहुत कम आते हैं। ज़्यादा भी जहां हम गोट फार्मिंग देख लें तो 100-150 इससे ज़्यादा बकरियां बहुत ही कम लोग करते हैं। ये तो बात होगी डिमांड की और सप्लाई की। इस तरह अब जो लोग नए आते हैं गोट फार्मिंग में, वो किस तरह नाकाम होते हैं, उनसे कौन कौन सी गलतियां होती हैं, और अगर उन पे काम कर लिया जाए तो गोट फार्मिंग के अंदर नाकामी से बचा जा सकता है। सबसे जो पहली बात है वो है चरागाहें। अब पाकिस्तान के अंदर चरागाहें बहुत कम हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ से हम इंस्पायर होते हैं, जहाँ से हम ये देखते हैं कि वहाँ गोट फार्मिंग बहुत सस्ती और अच्छी हो रही है, तो वहाँ पे अगर हम चरागाहें उनकी देखें तो चरागाहें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, बहुत घास और तरह तरह की घास हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो चरागाहें आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तो जितनी चरागाहें अच्छी होगी उतना आपकी जो फीडिंग की कास्ट है वो कम हो जाएगी। बकरियां सारा दिन बाहर से चर के आएंगी, वो बकरियां जो बीमार हैं या जिनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्टेज पे पहुंची हुई है कि वो बच्चा देने वाली हैं, वही फार्म के अंदर रहेंगी। उनको आप टेबल फीड करवाएंगे, उनको आप खड़े होके खुरलियों पे चारा खिलाएंगे, बाकी सारी चराई करके आएंगी। जो आपने एक्स्ट्रा फीड देनी है, फॉर एग्जांपल आप वंडा देना चाहते हैं, मिनरल मिक्सचर्स देना चाहते हैं, वाइटामिन देना चाहते हैं, तो वो आप टेबल के ऊपर उनको खुरली पे देंगे, बाकी सारी वो ज़रूरत वो बाहर से पूरा करके आएंगी। तो इस तरह फीडिंग कास्ट कम हो जाती है। तो आप जब भी फार्म बनाएं तो ऐसी ज़मीन पे बनाएं जहाँ पे आपको चरागाहें मुहैया हों, अच्छी चरागाहें मुहैया हों, ताकि आपकी फीडिंग कास्ट कम हो। जितनी आपकी इनपुट कम होगा, फीडिंग के ऊपर कास्ट कम होगी, क्योंकि जो मेजर कास्ट आनी है वो फीडिंग के ऊपर ही आनी है। जितनी मेजर कास्ट कम होगी आपका आउटपुट उतना सस्ता पड़ जाएगा आपको। तो पहली जो पॉइंट है वो हमने ये देखना है। दूसरा पॉइंट जो है वो है लेबर का। लेबर का पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, और जिस काम में आप लेबर को इस्तेमाल करवा रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने अगर खुद तो काम करना है फिर तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि लोग आपको कमा के दें, अगर आप खुद शामिल हैं उसमें तो ये सबसे अच्छी बात यही है। बेसिक नॉलेज आपको खुद होना चाहिए। अगर आप किसी के हवाले कर रहे हैं, किसी काम करने के हवाले आप कर रहे हैं कि ये आपको करके देगा, तो उसका पढ़ा लिखा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ये होता है कि गोट फार्मिंग में या किसी भी फार्मिंग में जो आम तौर पे लेबर होती है वो कुछ अर्सा टिकती है फिर भाग जाती है। बार बार लेबर चेंज होने की वजह से भी फार्मिंग अक्सर हमने नाकाम होती देखी है। तीसरे नंबर पे ब्रीडिंग के हवाले से जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोट फार्मिंग के अंदर जो फार्मर की बचत है वो सिर्फ आने वाले बच्चे होते हैं। दूध की मैं पहले बात कर चुका हूँ कि मार्केट नहीं है। अगर आने वाले बच्चों के अंदर गोट फार्मिंग में शर्मवाद बहुत ज़्यादा है। अगर हमने वही शर्मवाद कम कर ली तो मुनाफा ही मुनाफा। तो उसके लिए हमें सीजनल ब्रीडिंग का कंसेप्ट समझना होगा। जब आप ब्रीड करवा रहे हैं उसके 5 महीने का बाद देखें मौसम कैसा है। अगर तो वो सख्त सर्दी का और सख्त गर्मी का मौसम है तो शर्मवाद ज़्यादा होगी और उसकी वजह से आपका जो फार्म है वो लॉस में जाएगा। इसलिए हमेशा देखें कि सीजनल ब्रीडिंग को समझें कि सीजनल ब्रीडिंग क्या है। बस सीजनल ब्रीडिंग इतना सा कंसेप्ट है कि जब आप क्रॉस करवाने जा रहे हैं आप देखें कि 5 महीने के बाद बच्चों के लिए मुनासिब है, फेवरेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्रॉस अभी ना करवाएं, थोड़ा डिले कर लें। उसके बाद फीडिंग की मैनेजमेंट की बात करें तो वो मैंने पहले आपको बताया कि फीडिंग की
जो कास्ट है जितनी आपने कम कर ली, ठीक है, और उतना आपका मुनाफा है। मुतवाज़न खुराक को समझें कि जानवर को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, फाइबर की भी ज़रूरत होती है। अगर आप इन सारी चीज़ों में से एक दो चीज़ें देते रहेंगे, दो चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी और बाकी चीज़ें कम होंगी। अक्सर जो बीमारियां हैं वो किसी जरासीम, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होती। अक्सर बीमारियों का ताल्लुक खुराक के साथ होता है। कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा हो रहे होते हैं, कुछ कम हो रहे होते हैं, तो अक्सर बीमारियां इस तरह की आती हैं। जब आप मुतवाज़न खुराक देंगे तो आपके फार्म के अंदर बीमारियां भी कम आएंगी। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दें। बहुत ज़्यादा सर्दी में आप देखें कि हवा कहीं से ना आए, ठीक है, तड़पालों का इस्तेमाल करें, कुछ भी कोई भी जुगाड़ आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जानवर सर्दी से बचें, ठंडी हवाओं से बचें, बहुत ज़्यादा गर्मी से बचें। अगर सर्दी के अंदर आपने हर तरफ से बंद कर दिया है अपना रूम, तो ऊपर वाली जो 2-3 ईंटें हैं दीवार के बिल्कुल टॉप पे वो खाली छोड़ें। अमोनिया गैसेस जानवर के सांस के से भी बाहर निकलती हैं, पेशाब से जानवर के छोटे बड़े पेशाब से बाहर निकलती हैं, तो वो जब जमा हो जाती हैं तो जानवरों में सांस लेने में दुश्वारी होती है, लंग्स के प्रॉब्लम बनते हैं, इमरजेंसी डेथ भी हो जाती है सडन। तो ये इस चीज़ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि जानवर को स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट किस तरह देना है। बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि आप अगर सारी की सारी कहानी डॉक्टर पे छोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल आपके जानवरों को डायरिया, रिक मोशन वगैरह लग गया है, बच्चे हैं, बच्चों में ये मसाइल जो हैं डायरिया के बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो आपके जानवरों को लग गया है बहुत ज़्यादा, को आपने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर कहीं दूर है, किसी अपनी और केस पे मसरूफ़ है, तो तब तक आप इमरजेंसी अपने बच्चों को क्या चीज़ देंगे इस बार ये आपको पता होना चाहिए जब तक डॉक्टर आता है। अब क्यों पता होना चाहिए? डायरिया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इलाज से ठीक भी हो जाता है, लेकिन डायरिया की वजह से जो जिस्म से पानी निकल जाता है, पानी की कमी होती है, जानवर को डिहाइड्रेशन होती है और नमकियात की कमी होती है, उस नमकियात की और पानी की कमी की वजह से जानवर की डेथ होती है, ना कि डायरिया की वजह से होती है। मतलब बेसिकली वजह तो डायरिया ही बनता है, लेकिन उसकी वजह से जो पानी और नमकियात निकल गए हैं, डेथ जानवर की उस वजह से होती है। तो वो आपने टाइमली किस तरह पूरी करनी है वो आपको खुद पता होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नमकोल, जो बच्चों में, इंसानों वाले बच्चों में नमकोल ORS का इस्तेमाल होता है, वो हम पानी में मिक्स करके वो हम बकरी के बच्चों को पिलाएंगे। उससे ये होगा कि पानी की कमी और नमकियात की कमी पूरी होती रहेगी। तब तक डॉक्टर भी आ जाएगा, आपका जो इलाज है वो भी हो जाएगा। अब नमकोल आपके पास नहीं है, आप किसी दूर दराज गाँव से हैं, आप क्या करेंगे? चीनी और पानी, फॉर एग्जाम्पल आप आधे लीटर या आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया, उसमें आप 3 से 4 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच आप नमक डालेंगे, तो ये आपका देसी नमकोल बन गया। तो ये आप बच्चों को पिला सकते हैं। तो इसी तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम आपका जानवर मरे ना। उसके बाद सूटेबल ब्रीड, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे इलाके की ब्रीड से मुतासर होके वो अपने इलाके में ख़रीद लाते हैं, और वो जो ब्रीड है वो एक इन्वायरमेंट में ढल चुकी होती है, जो कि आपके पास जो इन्वायरमेंट है उसमें वो नहीं ढल सकती, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में एक जानवर रहता है, वो उसके जो बीमारियां हैं वहाँ आने वाली, उनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त को बना चुका होता है। जब आप उसे नए इलाके में शिफ्ट करते हैं, एक तो सफ़र का ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस जानवर को देते हैं, अगर आप लंबा सफ़र करवा के लेके जाते हैं, माहौल चेंज होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, उसकी वजह से बीमारियां ज़्यादा आती हैं। फॉर एग्जांपल राजनपुरी जो ब्रीड है बकरा की, लोग इसकी खूबसूरती, इसका रंग, इसका वज़न, इसका दूध, ये सारी चीज़ें देख के ये ब्रीड दूसरे इलाकों में, राजनपुर, शोकाज़म, लैया, बखर से ये ब्रीड तल्लुक़ रखती है, तो दूसरे इलाके लाहौर वगैरह में या ठंडे इलाकों में लोग लेके जाते हैं, फिर वहाँ जाके बताते हैं कि ये वज़न नहीं बढ़ा रही, खाना पीना छोड़ दिया है, दिन ब दिन वज़न कम कर रही है, तो इस तरह अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये वाले जो लोग करते हैं कि किसी दूसरे इलाके की ब्रीड को वहाँ से मुतासर होकर ले आते हैं और फिर अपने पास आके उनके पास दिन ब दिन कमज़ोरी और मसले मसाइल का शिकार हो जाती है। जब भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपने लोकल इन्वायरमेंट, जो आपका अपना एरिया है, वहाँ की ब्रीड रखें, उस पर काम करें, ताकि जो आपकी ब्रीड है वो आपके एरिया में सूटेबल हो। इसलिए सूटेबल ब्रीड का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वैक्सीनेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, डीवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवाई का नॉलेज होना चाहिए। आप अच्छी खुराक खिलाते जाएंगे, पेट के अंदर कीड़े हैं, जिस्म पे चिचड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो वो कभी भी जानवर को खुराक नहीं लगेगी, वो सिर्फ चिचड़ों की और पेट के कीड़ों की खुराक बन रही है। तो डीवर्मिंग कब करवानी है, उसकी अलामात क्या हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेट के अंदर कीड़े हैं, जानवर की सेहत से किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे, वैक्सीनेशन कौन सी हैं, ठीक है, पीपीआर की वैक्सीन है, एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन है, नमूनिया की वैक्सीन है। तो आपको वैक्सीन कब करवानी है, क्यों करवानी है, मैंने अपने फेसबुक चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे दोनों पे वैक्सीनेशन के हवाले से, डिवर्मिंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोस, तमाम सवालों के जवाब दिए हुए हैं। गब्बन बकरियों को करवानी है वैक्सीन, नहीं करवानी, पेट के कीड़ों की दवाई देनी है नहीं देनी, बच्चों को कब वैक्सीन करवानी है, बच्चों को कब कीड़ों की दवाई देनी, इस तरह की बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। तो आप वो वीडियो चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। बजट का अपना हिसाब रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ये तो देखते हैं कि गोट फार्मिंग के अंदर मुनाफा है, लेकिन कितना मुनाफा है, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ कितना मुनाफा है। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और मुनाफा जो है वो थोड़ा आ रहा है। तो आप पहले ही इसका हिसाब किताब लगाएं। लोग अक्सर ये गिला करते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो अब कर दी है, लेकिन मुनाफा जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह मुनाफा नहीं हुआ। तो ये आपने पहले सोचना है कि आप बजट कितना, इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे और उस हिसाब से मुनाफा कितना आएगा। अगर आपको सूटेबल लगता है तो करें, नहीं तो कोई और बिजनेस देख लें। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि गोट फार्मिंग एक पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, फुल टाइम बिजनेस है। इसको टाइम देना पड़ता है। अगर आप इंडिया बैठे हुए हैं, सऊदी अरब में, मस्कत में, ईरान में, इराक में, दुबई में, लोग क्योंकि अक्सर हमसे यहाँ से रहने वाले लोग पाकिस्तान से जो बाहर जाते हैं वो इस सवाल करते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम इस वक्त कमाई के सिलसिले में बाहर आए बैठे हैं, क्या हम गोट फार्मिंग में इन्वेस्ट कर दें या नहीं। तो भाई, जब आप खुद बाहर बैठे हैं, कभी भी कोई बंदा आपको कमा के नहीं दे सकता। बस इसी बात को याद रखें कि ये एक पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। जब तक आप खुद या आपका कोई पुरएतमाद बंदा जो फार्मिंग को जानता है, ठीक है, वो फार्मिंग के अंदर नहीं खड़ा हुआ, फार्म के अंदर, तब तक वो फार्मिंग कामयाब नहीं हो सकती। आप वर्कर्स के हवाले सारा कुछ नहीं कर सकते, कभी भी कामयाब नहीं होगी। कोशिश करें या आप खुद इन हो फार्मिंग के अंदर, या फिर आपका कोई पुरएतमाद बंदा जो जानता भी हो कि फार्मिंग किस तरह करनी है, बेसिक चीज़ों से जो मैंने ऊपर सारी जिक्र की हैं उसे पता हो। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जानवरों के हवाले से किसी भाई का कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।